मनीष गर्ग, खबर भोपाल। भोपाल पम खुशीलाल आयुर्वेदिक संस्थान में आयोजित आयुर्वेद महापर्व 2025 की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर उन्होंने आयुर्वेद की महत्ता बताते हुए कहा कि जो एक बार आयुर्वेद को जान लेता है वो फिर किसी और को नहीं मानता। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद हजारों साल पुरानी परंपरा है, लेकिन पूरी दुनिया अब इसे जानने के लालायित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग विधा के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, जिन्होंने योग और आयुर्वेद के ज्ञान को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। आयुर्वेद का असर मैंने महसूस किया। डॉक्टर मोहन यादव ने आयुर्वेद से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैंने स्वयं आयुर्वेद के असर को महसूस किया। वे निरंतर 1 घंटे योग को देते हैं, जिसका उन्हें बहुत लाभ पहुंचा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शासकीय स्तर पर 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। उन्होंने एक साथ कई बड़े ऐलान करते हुए कहा कि आयुर्वेद कॉलेजों में डॉक्टरों के साथ साथ अब नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्स भी कराए जाएंगे। 65 वर्ष तक सेवाएं दे सकेंगे आयुर्वेद चिकित्सक। मोहन यादव ने आयुर्वेद चिकित्सकों को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि अब वे भी 65 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। जो वित्त संबंधी समस्याएं हैं उन्हें दूर किया जाएगा और अब 62 वर्ष की बजाय 65 वर्ष तक सेवाएं दे पाएंगे। अब आयुष विभाग करेगा पंजीयन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आयुर्वेद से जुड़े क्लिनिक और नर्सिंग होम के पंजीयन की प्रक्रिया अब तक स्वास्थ्य विभाग करता था, जिसमें कई प्रकार की परेशानी होती थी, लेकिन अब आयुर्वेद विभाग से जुड़े क्लिनिक और नर्सिंग होम का पंजीयन आयुष विभाग ही करेगा। उज्जैन में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय वैदिक न्यायालय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सम्राट विक्रमादित्य की न्याय परंपरा के आधार पर उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक न्यायालय बनाया जाएगा। इसके निर्माण सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही दोहराया कि उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोला जाएगा, जिसका प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि अब यूनानी चिकित्सा की शिक्षा भी हिंदी भाषा में दी जाएगी। उज्जैन में अगला आयुर्वेदिक सम्मेलन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगला आयुर्वेद सम्मेलन उज्जैन में आयोजित कराने के प्रयास करेंगे। उन्होंने कुंभ की तैयारियों के मद्देनजर कहा कि हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन का विकास करेंगे, जहां सभी आचार्य महामंडलेश्वर को, सभी अखाड़ों को, संतों को, प्रवचन करने वालों को, आयुर्वेद में विश्वास करने वाले सभी संस्थाओं को हम उज्जैन में भूमि उपलब्ध कराएंगे। विभाग ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए समयमान वेतनमान भी प्रदान किया और उच्च पद प्रभार को भी शीघ्र दे देंगे। इन व्याख्याताओं की नियुक्ति से अब 2025-26 में हमारे को मान्यता के संबंध में कोई समस्या नहीं आएगी। ये विभाग का ये दायित्व है पूरा। आयुष विभाग के द्वारा सिकल सेल उन्मूलन के तहत में भी विशेष रूप से 4 जिले के अंदर में प्रोजेक्ट तैयार किया और हमको भारत सरकार में इसमें एक प्रोटोकॉल के तहत में मेडिसिन भी अप्रूव होकर आ गई और हम इनको शीघ्र ही इन 4 पायलट जिलों में चालू करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से और विशेष रूप से खुशीलाल में आयोजित होने वाले ये 3 दिवस में विभिन्न प्रकार के शोध प्रस्तुत होंगे और इससे कॉलेज और हमारे यहाँ के लोग और जो नवनियुक्त डॉक्टर हैं उनको लाभ मिलेगा। आशा करता हूं कि ये सेमिनार सक्सेसफुल रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। और आज इस कार्यक्रम की जो प्रमुख इवेंट है वो है कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय संगोष्ठी का औपचारिक उद्घाटन डिजिटल यानी रिमोट बटन दबाकर हम करेंगे। सर से आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर कमलों द्वारा औपचारिक उद्घाटन करेंगे। हम सभी करतल ध्वनि से इस समय का स्वागत करेंगे। धन्यवाद महोदय। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर वैद्य श्री राकेश शर्मा जी को, जो अध्यक्ष आचार्य एवं पंजीयन बोर्ड राष्ट्रीय आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति है। आपका स्वागत है, पधारें। पटलोदि भाष्यति भाष्यति भारतम आयुर्वेदात्मं ज्योति शाश्वतं प्रकाशताम् अस्मद् आचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरां ब्रह्मणो हि समारब्धम् अत्रि आदेश पूजताम्। श्रद्धेय मंच माननीय मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश राज्य श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष विभाग के मंत्री श्रद्धेय श्री इंद्र सिंह जी परमार, भोपाल के माननीय विधायक श्री भगवान दास जी समनानी जी, पद्मश्री पद्म विभूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, प्रमुख सचिव आयुष श्री डीपी आहूजा जी, मैडम आयुष संचालक आयुक्त श्रीमती उमा महेश्वरी जी, उपस्थित सभी गणमान्य मंचस्थ विद्वतजन एवं मेरे सम्मुख बैठे सभी वैद्य वृंद, मैं आज बड़ा ही विनम्र निवेदन, क्योंकि बहुत समय कम मिला है, आदरणीय क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी हैं, आदरणीय आयुष मंत्री जी भी हैं, आदरणीय हमारे जो आयुष सचिव हैं वो भी हैं। सर, भारतीय राष्ट्रीय आयोग जो है वो मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल एजुकेशन के लिए एक्ट के तहत जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया उसके तहत सर ये बना है। और सर ये सभी खास करके शासकीय महाविद्यालयों के लिए हर प्रकार की छूट देता है। पिछली बार मैडम सिधाना थे, उन्होंने मौखिक ही कहा कि हमारे 2 महाविद्यालयों के अध्यापक कम है, परमिशन दे दी जाए। निश्चित सर देनी ही चाहिए, क्योंकि एक तो फीस बहुत कम है सरकारी महाविद्यालयों में और अध्यापक अक्सर रहते ही हैं, इसलिए सरकारी महाविद्यालयों के प्रति जो है आयोग बड़ा नम्र रहता है। सर, दूसरा सर मेरा निवेदन है कि बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट NCISM एक्ट 33, 31 और 32 के तहत सर आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट की और इस रेगुलेशन की सर हमारे यहाँ के ISM चिकित्सक, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सुभा के जो चिकित्सक हैं हमारे इस प्रांत के, उनके लिए सर उनके रजिस्ट्रेशन की सारी पावर रजिस्ट्रार को सर देनी चाहिए। यहाँ सर मुझे ऐसा बताया गया कि CHMO के पास है, किसी समय में कोई एलोपैथ डॉक्टर DHS डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के बाद आयुष का चार्ज होगा, तब सर ये दिया गया था। लेकिन सर मेरे आप दोनों क्योंकि चूंकि मुख्यमंत्री राज्य के मालिक हैं, आदरणीय आयुष मंत्री जी भी हैं, प्रमुख सचिव जी भी हैं, तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा कार्यभार है ये सर स्टेट मेडिकल काउंसिल ISM इसको ही देना चाहिए, क्योंकि सर आगे इनमें अपील्स आती हैं, उसमें एलोपैथिक डॉक्टर के लिए आएगा नहीं, नुकसान हमारे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स का होगा। सर मेरी इस विनम्र प्रार्थना को सर आप इसको प्लीज आप स्वीकार करें। दूसरी सर लास्ट प्रार्थना है कि सर इसका नाम आज तक बोर्ड ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी सिस्टम चलते आ रहा है। सर एक्ट में सर इसकी भी प्रोविजन नहीं है। सर एक्ट बन के 3.5 साल हो गए हैं, हमने सर बड़ी प्रार्थना की है स्टेट को। मैं यहाँ के जो अधिकारी महोदय हैं उनसे भी मिलकर गया कि इसका नाम बदल करके स्टेट मेडिकल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये सर करना बड़ा जरूरी है। सर इसी के साथ मैं आप सभी का मुझे बोलने का मौका देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। उद्बोधन के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा जी को, जो कुलाधिपति है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का। सर महोदय आप पधारें अपने उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, समय 2 मिनट है इसलिए शॉर्ट पे एड्रेस कर रहा हूँ। माननीय विधायक जी, समस्त मंचासीन गणमान्य, यहाँ उपस्थित भारत भर के समस्त आयुर्वेदाचार्य, विद्वान, प्रोफेसर्स, डिफरेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और हमारे प्यारे विद्यार्थी, एक ही बात यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, वो ये है कि महर्षि जी ने 1978 में महर्षि आयुर्वेद का कार्य प्रारंभ किया था। पूरे विश्व में 100 से अधिक देशों में इसका प्रचार प्रसार, उस समय 300 वैद्य फुल टाइम होकर के ये कार्य करते थे, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका जो हमारे आचार्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी, इन त्रिगुणा जी के पिताश्री वो थे, और भी बहुत सारे वैद्य थे, नाम लेने का समय नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो प्रचार प्रसार हुआ। 72 देशों में हमने स्वयं प्रचार किया, मॉल में खड़े होकर औषधियाँ बेची, अमृत कलश नाम का प्रोडक्ट था उसको बेचा, बहुत सारी। आज जो आवश्यकता है वो बहुत बड़ी आवश्यकता है कि प्राइमरी से लेकर के PhD लेवल तक स्वास्थ्य की शिक्षा देना
ये एजुकेशन में सम्मिलित करना होगा, क्योंकि सारे जो रोगी हैं आज के समय में वो सब जो है वो अज्ञान के कारण हैं, और जब तक उनको ज्ञान नहीं दिया जाएगा स्वास्थ्य का और साधना का क्रम नहीं दिया जाएगा उनके जीवन में, तब तक ये रोग बढ़ते रहेंगे। आयुर्वेद जो है वो प्रिवेंशन का साइंस है, तो निवेदन यही है कि अपने सब लोग, सारे वैद्यजन, सारे अपने जितने कार्यकर्ता इस क्षेत्र के हैं, सब मिल करके अपने स्वास्थ्य शिक्षा का अभियान जो है हम लोगों ने प्रारंभ किया है, महास्वास्थ्य शिक्षा अभियान, और आप सबका उसमें सहयोग चाहिए। पूरे भारतवर्ष में 1000 वैद्यों को अभी अपॉइंट करने जा रहे हैं, और जितने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो है वो सब में एक एक महिला, एक एक पुरुष वैद्य होंगे, जो कि पूरे समाज में इन 500 शहरों में जो है वो स्वास्थ्य शिक्षा को चलाएंगे। हमारे वैद्य जी यहाँ बैठे हैं, मधुसूदन देशपांडे जी और अन्य सारे मेहता जी, सबका बहुत सहयोग है, आशीर्वाद है इस कार्यक्रम में। पवन शर्मा जी, पीसी शर्मा जी, सब लोग लगे हुए हैं, और ये कार्यक्रम आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से, सहयोग से पूर्ण होगा, पूरे विश्व में होगा, ऐसी कामना करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय धन्यवाद महोदय। अब उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी वैद्य मनोज नेसरी जी को, जो परामर्शदाता है आयुर्वेद के आयुष मंत्रालय भारत सरकार। सर पधारे अपने उद्बोधन के लिए प्लीज। परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री इंद्र सिंह जी परमार माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा एवं आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन, माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी, पद्मश्री एवं पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, श्री डीपी आहूजा जी प्रमुख सचिव आयुष विभाग, और मंचासीन अन्य मान्यवर तथा मेरे वैद्य बंधुओं और भगिनियों, कुछ दो बातें मैं सामने केवल यहाँ पे रखना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, और माननीय मंत्री जी इंद्र सिंह परमार जी हैं। तो मध्य प्रदेश को ये ट्रिपल इंजन की सरकार मिली है आयुष के बारे में। और इसी कड़ी में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो अलग अलग स्टेटों को जो एक सहायता करती है, तो उसमें भारत सरकार ने पिछले 10 साल में कुल 537 करोड़ के जो प्रोग्राम जो है वो मध्य प्रदेश को उन्होंने सैंक्शन किए हैं, जिसमें से भारत सरकार की लागत जो है वो 330 करोड़ है, और इसमें 11 हॉस्पिटल्स जो है, जो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स है, इसको भारत सरकार ने अनुदान दिया है। ये हॉस्पिटल जो है भोपाल में है, अमरकंटक में है, इंदौर में है, मंडलेश्वर में है और कई जगह है। उसी प्रकार से 800 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, तो वो भी भारत सरकार ने उसको सहायता करी है। और इसमें से 31 जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है वो NABH से अभी सर्टिफाइड है। तो ये एक बहुत बड़ा एक योगदान है, और मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश शासन का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 91.15% 91% जो लागत है वो ऑलरेडी यूटिलाइज करी है। तो इतना बड़ा यूटिलाइजेशन जो मध्य प्रदेश शासन ने किया है, ये एक बहुत अभूतपूर्व है, और मुझे लगता है कि सारे देश ने एक्चुअली इसका एक अनुनय करना चाहिए, उसका एक उदाहरण सामने रखना चाहिए। इसी कड़ी में 2 बातें केवल मैं सामने रखता हूँ कि सर कई जगह अभी आयुष का एक अलग से यूनिवर्सिटी बन रही है, आयुष का एक विद्यापीठ बन रहा है। तो सर मेरा एक आपसे अनुरोध है कि इसी कड़ी में चलते हुए एक आयुष का यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बने, एक आयुष का विद्यापीठ बने। और सर ये केवल विद्यापीठ केवल आयुष चिकित्सा पद्धतियां ही नहीं, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहिए, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमने आयुर्टेक यह प्रोग्राम आगे बढ़ाया है। तो आयुर्टेक मतलब आयुर्वेद और टेक्नोलॉजी, इसका यहाँ पे संगम होना चाहिए, ताकि जो साइंटिफिक एस्पेक्ट जो है आयुर्वेद के, योग के, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो चाहे वो अलग अलग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे CSIR हो, इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के संगठन है,
तो इसके साथ में हमने गठजोड़ किया है। तो ये विश्वविद्यालय जो यहाँ पे बनेगा, इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, योग, इसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी इसमें जोड़ी जाए। तो इस प्रकार से एक अद्भुत और अभूतपूर्व ये यहाँ पे एक विश्वविद्यालय बने, एक मेरी प्रार्थना है। सर, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल ये एक दूसरा एक पहलू है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में एक्चुअली घोषणा करी थी कि भारत सरकार जो है वो एक आयुष वीसा अलग से लागू करेगा, और इसके आधार पे भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काम किया, और आयुष के लिए विदेश से अलग अलग लोग यहाँ पे आए और उसकी चिकित्सालय, इसके लिए आयुष वीसा की ऑलरेडी एक स्थापना हो चुकी है, आयुष वीसा नोटिफाई हो चुका है। और इसको लागू करने के लिए हमने MEA जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और अपने अलग अलग इंडियन मिशन, तो इसके माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में एक बड़ी संगोष्ठी हमने मुंबई में करी थी, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन स्टेट्स को वहाँ पे बुलाया था। तो ये, और वहाँ पे आपके यहाँ की कमिश्नर उस समय की वो आई थी, और उन्होंने जो अलग अलग गतिविधियां बताई कि मध्य प्रदेश शासन क्या कर रहा है। तो हमें इस मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को और बढ़ाना चाहिए कि जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो एक इन्वेस्टमेंट जो है वो मध्य प्रदेश में आए। तो सर, इस बारे में हम मिलकर और काम करेंगे। तो यही मेरे एक दो आपसे रिक्वेस्ट थी। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी परम आदरणीय पद्मश्री एवं पद्मभूषण श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी को कि वो आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को। परम श्रद्धेय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री यादव जी, यहाँ के आयुष मंत्री, यहाँ के विधायक जी, हमारे अपने राकेश शर्मा जी, आचार्य ब्रह्मचारी गिरीश जी, और एडवाइजर हमारे कौस्तुभ उपाध्याय, जो मंच में उपस्थित हमारे सारे विद्वानगण, और इस सभागार में सारे जो टीचर्स हैं, विद्यार्थी हैं, जो सारे देश से लोग यहाँ आए हुए हैं इस 500 मिनट के लिए, मैं उन सबका बहुत स्वागत भी करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा संबंध काफी दिनों से है। जब हमने यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन किया था, राष्ट्रपति जी जिसमें आए थे उज्जैन में पिछले वर्ष, उनका क्या योगदान था, कैसे उन्होंने हमको दिशा निर्देश दिए थे, और इतना बड़ा अभूतपूर्व फंक्शन हुआ था। मैं उनका आज भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिश्री जी ने और राकेश जी ने कई चर्चाएं की हैं, जैसे देश के अंदर और पूरे विश्व के लिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी आयुर्वेद के लिए, योग के लिए कर रहे हैं, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में यादव जी ने जो किया है इस शॉर्ट पीरियड में, यह बहुत बड़ा योगदान है उनका। मैं उनका दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। आते ही उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ 11 कॉलेजेस की खोले जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा, सारे देश के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा यह बहुत बड़ी घोषणा की, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, मेरा अपना ये मानना है कि यहाँ देश के अंदर बहुत संभावनाएं हैं। जैसे पचमढ़ी है, आप वहाँ एक बहुत अच्छा सेंटर बनाए, पंचकर का, पूरे विश्व के लोग आते हैं। ऐसे बहुत जगह सेंटर्स हैं। आप उज्जैन को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक नेशनल इंस्टीट्यूट दिया जाए। सर, शायद मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में 30-40 कॉलेजेस आयुर्वेद के होंगे। यहाँ पे आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी, योग की यूनिवर्सिटी, आयुष की यूनिवर्सिटी अगर आप करेंगे तो भारत सरकार भी इसमें बड़ा अनुदान देगी, जैसे अभी देसली जी ने कहा। तो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आयुष की यहाँ बने, नेशनल इंस्टीट्यूट बने, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, ताकि पूरे देश के, पूरे दुनिया के लोग यहाँ देखने आए। ऐसा मेरा अपना मानना है। सर, मैं और यहाँ पर एक और सर लोगों की जो है, यहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस में या जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो या हमारे जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं, सर उसमें जो चिकित्सक लोग हैं उनकी तनख्वाह जो रेटिंग बहुत सर कम है, तो उसको भी अगर बराबर करें आयुष के हमारे लोगों का और एलोपैथी का, तो सर ये बहुत बड़ा हमारा होगा। ऐसे बहुत सारी स्टेट्स में सर ये हो चुका है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आयुर्वेद को, योग को, आयुष पद्धतियों को उसी के बराबर रखा जाए, उससे कम नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि आयुर्वेद का कितना बड़ा योगदान कोविड में था, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए है। जिस प्रकार 21 जून योगा डे है, इसी प्रकार 21 दिसंबर जो है वो यूएन ने विश्व ध्यान दिवस को घोषित किया। यह भारत का बहुत बड़ा योगदान है पूरे विश्व के लिए। तो मैं पूरा ज्यादा समय नहीं दूंगा, मुख्यमंत्री
सर, मैं आपसे दिल्ली में भी समय मांगा आपसे मिलने का। जो भी कुछ हमारी महासम्मेलन के माध्यम से जो हमारी आयुर्वेद की, आयुष पद्धतियों की डिमांड होंगी, वो आपसे वहाँ चर्चा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको पूरा ही नहीं करेंगे, आप खुद उसकी घोषणा करेंगे। हम चाहते हैं कि कम से कम आयुष यूनिवर्सिटी की आप ये घोषणा जरूर करें। धन्यवाद। जय आयुर्वेद। धन्यवाद महोदय। अब मैं आगे उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी माननीय विधायक दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र भोपाल श्री भगवान दास सबनानी जी को। आयुर्वेद पर्व 2025 के अंतर्गत यहाँ आज विशेष संगोष्ठी में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनको आयुर्वेद पर गहरा अध्ययन है ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री आदरणीय इंद्र सिंह परमार जी और हमारे मध्य में उपस्थित पद्मश्री पद्म भूषण श्री देवेंद्र त्रिगुणा जी, श्री मनोज नेसरी जी, श्री गिरीश वर्मा जी, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण और इस सभागार में पूरे देश से पधारे सभी सम्मानीय प्राचार्य, प्रोफेसर और यहाँ स्टूडेंट भी यहाँ उपस्थित है। ये पंडित खुशीलाल शर्मा वेद आयुर्वेद संस्थान में हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। निश्चित रूप से आज आयुर्वेद की जो महत्ता बढ़ी है, मैं मानता हूँ कि एक विजनरी लीडर के रूप में विश्व को एक दर्शन देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर के 2014 के बाद से लेकर एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस आयुर्वेद के क्षेत्र में आया है कि हम कैसे अपने स्थानीय औषधियों के माध्यम से दुनिया में अपना एक स्थान बना सकते हैं। उसके लिए नित नई खोज और ये 3 दिन की जो संगोष्ठी है इसमें भी अलग अलग जो शोध पत्र अलग अलग प्रदेशों में हुए हैं उसको यहाँ पर संगोष्ठी के माध्यम से हम कैसे मानव कल्याण के काम को आगे कर सकते हैं इस दिशा पर काम होगा। मैं आप सभी का अपनी विधानसभा क्षेत्र में चूंकि स्थान है, मैं मानता हूं कि पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद विद्यालय के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से लगातार एक नवाचार यहाँ होते हैं और इस नवाचार के माध्यम से ही इस संस्थान की प्रतिष्ठा पूरे देश में। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित रूप से एक नए संकल्पों के साथ हम यहाँ से 3 दिन बाद लौटेंगे और भोपाल का यह स्थान माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आयुष मंत्री जी के इस सहयोग के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान बना पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय का। अब मैं उद्बोधन के लिए परम सम्मानीय श्री इंदर सिंह जी परमार जी को आमंत्रित करती हूँ, जो माननीय मंत्री हैं आयुष विभाग। आज के इस सेमिनार के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, इस क्षेत्र के आदरणीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, पद्म विभूषण वेद देवेंद्र त्रिगुणा जी, वेद मनोज नेसरी जी, वेद राकेश शर्मा जी, श्री कौस्तुभ उपाध्याय जी, वेद SN पांडे जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आहूजा जी, आयुक्त उमा माहेश्वरी जी, वेद हमारे विनोद बैरागी जी, वेद उमेश कुमार शुक्ला प्राचार्य संस्था के और देश भर से आए हुए सभी आयुर्वेद जन, सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आयुर्वेद के बारे में यदि किसी को समझ ना हो तो पूरे भारत को समझने की जरूरत पड़ती है और इसलिए दुनिया में यदि कोई पैथी को पहचान है तो भारत की कोई पैथी है परंपरागत, तो सबसे पुरानी पैथी आयुर्वेद को माना गया है और इसलिए इस पैथी को, इस विधा को फिर से हमको दुनिया के मंच पर स्थापित करना है। और मैं समझता हूं कि ये जो महासम्मेलन है निश्चित रूप से केवल देश तक सीमित नहीं होगा और आने वाले समय में हम दुनिया में इसका प्रभाव छोड़ेंगे और भारत की इस एक प्रकार का, मैं इसको भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में भी देखता हूं, इस ज्ञान को हम दुनिया के मंच तक पहुंचा सकेंगे और फिर से हम इसका गौरव स्थापित करने का काम कर सकेंगे। इसमें देश भर के सभी लोग आप लगे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से आप इस कार्य को सफलता के साथ आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में हमारे मोहन जी के नेतृत्व में तेज गति के साथ हम आयुर्वेद पर काम करने जा रहे हैं। अभी हमने
11 नए महाविद्यालय खोलने का निर्णय किया, जिसमें से 5 महाविद्यालय पहली बार भारत सरकार ने एक साथ मध्य प्रदेश को दे दिए। आने वाले और सालों में करके हम 2-3 साल में करके 11 नए महाविद्यालयों को फिर स्थापित करेंगे, ताकि मध्य प्रदेश में बहुत तेज गति के साथ काम हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है, और वैसे भी दुनिया के लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद पर कोई रिसर्च नहीं है, और इसलिए हमने रिसर्च बेस्ड व्यवस्था कैसी बने आयुर्वेद की, उस पर काम करना प्रारंभ किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस महाविद्यालय के इस हाल में हम बैठे हैं, खुशीलाल महाविद्यालय, इस महाविद्यालय का हमने पतंजलि विश्वविद्यालय के साथ, एम्स भोपाल के साथ, मेनिट के साथ और CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस जैसी संस्थाओं के साथ हमने शोध के प्रोजेक्ट पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च बेस्ड व्यवस्था मध्य प्रदेश में खड़ी हो, इस प्रकार का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करने जा रही है। हमने इस महाविद्यालय में आयुर्वेद को एक अच्छी लाइब्रेरी उपलब्ध हो बनना चाहिए, इसलिए ई लाइब्रेरी बनाने का भी निर्णय हमने किया है, जो सब दूर उपलब्ध हो सकेगी। मध्य प्रदेश में एक और चुनौतीपूर्ण काम है। हमारे जो जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी भाई और बंधु है, उनमें सिकल सेल एनीमिया की बहुत प्रॉब्लम है। उस पर भी हमारा विभाग यहाँ मध्य प्रदेश में काम प्रारंभ किया है, लेकिन अभी हम उस पर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में आयुर्वेद उस पर अच्छा परिणाम दे सकेगा। और मैं सभी देश भर के लोगों से अपील करता हूँ कि सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी के लिए हम अच्छा से अच्छा क्या कर सकते हैं, आप हमारे इस महाविद्यालय को जरूर सुझाव देकर जाए, ताकि एक चुनौती है समाज के सामने, हम अपने लोगों को कैसे बचा सकते हैं, उनके जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, इसमें आपकी सबकी सहभागिता के लिए मैं निवेदन करता हूं। आज आप सबका है हाथ में स्वागत है, अभिनंदन है। भारत माता की जय। आयुर्वेद की राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर विराजमान हमारे सौभाग्य की बात है, पद्मश्री पद्म भूषण मान्यवर देवेंद्र त्रिगुणा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय सरकार, यशस्वी मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, आयुष उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा हमारे अभिन्न मित्र माननीय इंदर सिंह परमार जी। ठंड मैंने सुना ताली वाली बजने से थोड़ी कम भी होती है। और किसी पृथ्वी का संबंध भगवान से हो न हो, आयुर्वेद का भगवान से जरूर है। और हमारे भी भगवान दास समझा नहीं आया हुआ, हमारे माननीय विधायक और भाजपा के हमारे महामंत्री प्रदेश के, हमारे PS DP आहूजा जी आयुष विभाग, संजीव सिंह जी, श्रीमती उमा R माहेश्वरी, प्रोफेसर राकेश शर्मा जी, वैद्य मनोज नेसरी जी, कौस्तुभ जी, डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा, कुलाधिपति वैदिक विश्वविद्यालय भोपाल, वैद्य SN पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन खास करके पांडे जी, रणजीत पुराणिक जी, बैरागी जी, माननीय विनोद बैरागी जी, उमेश शुक्ला जी, इस सभागार में मौजूद चिकित्सा क्षेत्र के सभी सम्माननीय अतिथिगण, विद्यार्थीगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आप सबका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आयुर्वेद के पिछले सम्मेलन ही था वैसा है? मैं मान के चलता हूं, लोग कहते हैं आयुर्वेद की दवाई बहुत अच्छी तो रहती है लेकिन समय लगाती है, ऐसे कुछ बताते हैं। तो पता नहीं, मेरे में तो जल्दी असर कर गई। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था, मुख्यमंत्री। पता
मैंने क्या हमारे लिए सौभाग्य की बात है और कितना सुखद संयोग जब हमारा ये सम्मेलन चल रहा है। इस चलते सम्मेलन में हमारी वो अवधारणा की पुष्टि भी हो रही है। जब ये माना जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में कई सारी चीजें निकली, उसमें भगवान धन्वंतरी भी प्रकट हुए। तो मुझे इस बात का दोहरा आनंद है। प्रयाग में मंथन भी चल रहा है, हमारे उस विश्वास की पुष्टि भी हो रही है गंगा तीरे। और जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो मध्यप्रदेश वो धरती है जो 28 में पुनः इसी चीज को दोहराने के लिए फिर एक बार दुनिया के सभी हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजवाहक परंपराओं के सभी प्रकार के महान विभूतियों सहित हमारे आस्था, विश्वास, भाव, मनोभाव, सद्भाव सारी प्रकार से इस भाव पे चलने वाले लोगों के लिए पलक पावड़े बिछा करके हमारी सरकार 28 की तैयारी भी कर रही है। और मैं आपको निमंत्रण देता हूं। मोटे तौर पे 3-3 साल के अंतराल से ही आप शायद कार्यक्रम करते हैं, है? जो आप करते 4 साल वाला, तो 4 साल वाले अपन जरूर उज्जैन में करेंगे जब कुंभ मेला होगा। मैं आपको अभी से निमंत्रण दे रहा हूं। आपके लिए हम पलक पावड़े बिछा करके आपके आयोजक बन करके उस भूमिका में रहेंगे। जब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद वास्तव में आज के समय में हजारों साल पुरानी परंपरा, लेकिन ज्ञात इतिहास में 5000 साल पुरानी तो मान ही लें। लेकिन अब जब दुनिया इस तरफ जा रही है, देख रही, समझ रही है, हम उनके एक तरह से राजदूत हैं। भारत हमारी इस विधा का दुनिया के अंदर और यशस्वी प्रधानमंत्री तो क्या बात है, आपके ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर। और भारत से बाहर जाकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कितने प्रकार से कोई व्यक्ति कितने मोर्चे पे काम कर सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हाँ, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद के ऊपर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को देख करके उनके काम के, उनके गुणों के, उनके द्वारा सत्ता चलाई जाने के साक्षी भी है और हिस्सेदार भी है। हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। माफ करना, कुछ समय पहले तक आयुर्वेद को एलोपैथिक हॉस्पिटल में कोई प्रवेश करने के लिए डॉक्टर नहीं मानते। अरे आपकी दुनिया अलग है, अरे आप कहाँ इस एलोपैथिक में चिंता करो, अंदर आ रहो। मुझे तो आनंद आता था जब मैं प्रभारी मंत्री था उज्जैन में कोविड के समय, और हमारे काढ़े को अच्छे अच्छे एलोपैथी लोग मांग के पी के जिंदगी ये दवाई मांग रहे थे कि जिंदा रहना, तो भाई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और बड़े बड़े लोग इस मामले में, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं, जो जैसा अपनी लाइन पे आके चल गए, जो समझ गए, स्वाभाविक रूप से वो उसी दुनिया के उस आधार पे मानते थे। और वो डिग्रियां, हमारे यहाँ एक संकट ये भी है कि डिग्री के आधार पे ही मान्यता है, तो डिग्री जिधर मिलती है उधर ही सम्मान लेते हैं। कोई कागज पे डिग्री लिखा लग जाए कि भैया ये गंगोत्री हिमालय पे नहीं है, विंध्याचल पे तो लिखा है, तो लोग उसको मानने लग जाते हैं। लेकिन भले वो गलत तो बाद में सुधारते। मैं मान के चलता हूँ जो प्रत्यक्ष प्रयोग करके आयुर्वेद दिखाता है, बताता है, इसका कोई तोड़ नहीं। जब हमारे लिए जीवित सर्वसतम की बात करते तो वो कोई और चीज से नहीं हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद से पक्का हो सकती है, इस बात की गारंटी। उम्र के किसी मुकाम पे, किसी मोड़ पर जब कभी आपको अपनी जिंदगी से और शरीर से तालमेल मिलाने के आधार पर
पुनः हमको उसी अवस्था को पाना चाहते हो, जिस भाव से आप जीना चाहते हो, तो कोई आपका हाथ पकड़ करे, मदद करे न करे, आयुर्वेद जरूर करेगा, इसकी गारंटी। क्या क्या है, क्या क्या छिपा है, कोई जानते ही नहीं है। जो जानता है वो फिर किसी को नहीं मानता, एक ही लाइन पकड़ता है। इसी से शुरू, इसी में समापन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा ने जीवन अगर हमको दिया तो परमात्मा ने परस्पर अवलंबित जीवन दिया, एक दूसरे को जोड़ के दिया। ये अभी और कोई विधा को मालूम नहीं कि जहां आप हवा पानी जीवन जी रहे हैं, जहां आपका जन्म हो रहा है, जहां आपके शरीर में व्याधि आ रही है, बीमारी आ रही है, वहीं परमात्मा ने प्रकृति में आपको जीवन के लिए औषधि भी दी है। ये केवल आयुर्वेद वाले जानते हैं, और कोई नहीं जानते। और ये भी उसी थीम पर है, जिस थीम पर हम जानते हैं कि हाँ, हम अपना जीवन का एक पल भी जी रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन कहां से मिल रही है? हमको ऑक्सीजन वनस्पति से मिल रही है। वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये परस्पर प्रकृति का एक दूसरे के साथ जीने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? ये जो हजारों साल से, लाखों साल से इस बात को लेकर चलने का मार्ग ही तो आयुर्वेद है। इसके बाहर क्या है? इसके अंदर ही अंदर सब कुछ। और इसीलिए केवल एक नहीं, इतने प्रकार से आयुर्वेद अपने अपनी जगह बनाता है। कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते। अच्छे अच्छे से पूछो तो सार में आकर वहीं टिकाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि भाई आप भगवान को भोजन भी करा रहे हो, तो बड़े बड़े पंडित, माफ करना मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हो, लेकिन जानने वाले बहुत कम मिलेंगे कि आप ये 5 निवारे कहाँ दे रहे हो भोजन के। और ये जो 5 निवाले दे रहे हो तो ये जा कहाँ रहे? ये हमारे शरीर के 5 प्राण तक पहुंचा रहे हो। आप प्राणा स्वा, उदाना स्वा, समाना स्वा, आप जो मंत्र बोल रहे हो ये अलग अलग प्राण है। ये धन्यवाद है, आज के जमाने में नए विज्ञान ने बता दिया है कि आजकल वेंटिलेटर में मालूम पड़ जाता कि ब्रेन गया बाकी बच्चा है। ये पहले आयुर्वेद वाले सबको मालूम था कि अपने आप में सबके प्राण अलग अलग, एक प्राण से सबका काम नहीं चल रहा। ये जो हमारे प्राण के जो अलग अलग हिस्से हैं, हृदय के प्राण अलग है, हृदय से लेके नाभि तक का अलग है, नाभि से लेके नीचे तक का अलग है, मस्तिष्क का अलग है। एक प्राण पूरे में घूमता है और केवल वो प्राण नहीं घूमता, उसके 5 उप प्राण भी है। हमारी आंख खुली के खुली रह गई, हमारे नासिका से हमारा मुंह खुला रह गया, नीचे की हमारी इंद्रियों से ये जो प्राण उप प्राण, ये जो अपनी एक तरह से पतंजलि, ये कमोबेश जो आप बात कर रहे हो वो सब समग्र रूप से एक ही दायरे में आता है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमने इस बात के लिए अगर कहा कि दवाई देकर के जिंदगी अच्छी होती है, तो अगर योगासन पे जाओगे तब भी उसी बात पे लाइन पहुंचाएगी। इस बात को कहने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, आयुर्वेद ही है कि हाँ, कहता कि भाई आप हमारे पास आओ, उपचार पाओ, और रोज रोज नहीं करना हो तो योगासन पे जाओ। और दोनों तरफ आप देखो, मैं तो इस बात का गवाह भी, मैंने अपने पे भी प्रयोग करके देखा कि अगर किसी भी व्यक्ति का बीपी 130-40 है, वो कराए थेरेपी और नाप के देख ले 120-80 निकलेगा, उससे बढ़ता ही नहीं, घटता ही नहीं। हाथों हाथ कोई इलाज नहीं। आप रात भर भी सो तब भी आपका 10-20 ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन 1 घंटे की आपने थेरेपी कराई तो आप नाप के देखो बराबर वो का वही मिलेगा। तो ये जो जादू होता है, ये और कोई जादू कहीं से नहीं आता। ये हजारों साल की तपस्या है, कई जन्मों के पुण्य हमको मिलते हैं कि भारत में वो सारी चीजें जिसको जानने समझने के लिए दुनिया लालायित एक तरह से अब अपने पीछे दीवानगी की हद तक जा रही। ऐसे में जब उनकी सबकी जिज्ञासा बढ़ रही तो हमारी भूमिका भी बढ़ रही, हमारी ड्यूटी भी बढ़ रही। हमको वो सब सावधानी भी रखना है, जिसके कारण से हमारी ये पेथी, मुझे पता ही नहीं चलता योग से कब योगा हो गया, बोलने बालने में एक मात्रा कब लग जाती समझ नहीं पाते। आयुर्वेद का अपना मूल भाव न बदल जाए, इसकी आवश्यक सावधानी भी रखे, और आयुर्वेद के माध्यम से जो दुनिया को निरोगी रखने का संकल्प वो भी पूरा हो। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने जब दोबारा ये सरकार यहाँ अपनी मध्य प्रदेश में बनी, तो सरकार के बनते हमने कई संकल्प लिए। उसमें एक संकल्प ये भी लिया कि मध्य प्रदेश में वनौषधि पर्याप्त मात्रा में, और भौगोलिक रूप से बहुत समृद्ध हमारा ये मध्य प्रदेश है। ऐसे में यहाँ हमारे लिए
एक बड़ी संभावना आयुर्वेदिक कॉलेज की भी है। इसलिए हमने संकल्प किया 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलेंगे। हमें इस बात का आनंद है और केवल आयुर्वेदिक कॉलेज हम खोलेंगे तब नहीं, मुझे ये भी बताते हुए अत्यंत आनंद है, हमारे पास 55 जिले सरकारी है, लेकिन 56 मेडिकल कॉलेज अभी मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पर कार्यरत है, जिनपे हम अपने 9,500 विद्यार्थियों को अपनी इस विधा से जोड़ रहे हैं। और ऐसे में जब हम अपने 11 जोड़ेंगे तो 55 से ये खसक करके 67 तक जाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, और रोज बढ़ रहा है, इसकी तरफ में कोई तकलीफ नहीं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करते हुए। हमने अभी जानकारी निकाली, आपने कुछ घोषणा भी कही, विश्वविद्यालय की बात जरूर कही, इसको जरूर मैं संशोधन करना चाहूंगा। हमने कहा कि एक विश्वविद्यालय से अगर हम पूरा प्रदेश संचालित कराते हैं, माफ करना, उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आए। हमने एक मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई पूरे प्रदेश के लिए, और कोई परीक्षा में किसी परीक्षार्थी के रिजल्ट को लेकर कोई दिक्कत हो गई, कोई कोर्ट में चला गया तो पूरा प्रदेश परेशान रहता था, लगातार कष्ट आते थे। इसलिए अब जो शिक्षा नीति 2020 लागू, उसमें कहा गया कि एक विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कोर्स पढ़ा सकते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो हमने अनुमति दी सभी विश्वविद्यालयों को, वो सभी प्रकार से अपने विश्वविद्यालय के अंदर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सब कुछ खोले। लेकिन अभी एक चीज की कमी लग रही थी, वो मैंने अभी आहूजा जी से भी बात की है कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर चिकित्सकों के तो प्रवेश हो रहे हैं, लेकिन पैरामेडिकल नर्सिंग ये कोर्स नहीं है। हमने कहा ये भी होना चाहिए, हमारे लिए बड़ी संभावना है, बड़े पैमाने पर हमारे लिए वो सब अनुकूलता बने। इसलिए इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। निश्चित रूप से इस पे हम ध्यान दे रहे हैं और ये आने वाले समय में इसके रिजल्ट मिलेंगे। आपने कहा क्लिनिक और नर्सिंग होम पंजीयन की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग तकलीफ देता है या स्वास्थ्य विभाग के पास जाना पड़ता है, और मैं मान के चलता कि वाकई ये आयुष का काम है। आने वाले समय में आयुष को ही ये काम दिया जाएगा ताकि वो अपने इस दिशा में आगे बढ़े। आयुष सीमा की मैंने घोषणा कर दी थी, मालूम पड़ा कि कोई दिक्कत आई है फाइनेंस वगैरह की, सारी दिक्कत दूर करेंगे। बिल्कुल 65 साल का आपको हक मिलेगा, हमारे लिए इसमें क्या तकलीफ। 62 से 65 हमारे बीच में जितने भी प्रकार के बाकी चिकित्सक है वो 65 तक करते, तो आप भी करना चाहिए। ये मध्य प्रदेश सरकार को इसमें कोई तकलीफ नहीं, निश्चित रूप से करेंगे। थोड़ा आपने जो बहुत सारी बातें लिख दी है, कुछ अगली बार के लिए भी रखोगे, एक ही बार करोगे। आपने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ये जरूर हम इस पे काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसको उज्जैन में खोला जाएगा। हमारा बहुत अच्छा कॉलेज है, हमारी घोषणा भी है, भारत सरकार के पास में विचाराधीन भी है। निश्चित रूप से हम इसको खोलेंगे। ये तो मान ही लिया पहले से आपका। क्रय नीति में भी परिवर्तन कर छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य की तरह बनाने की आपने बात कही है, तो हम तो इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन दे ही रहे हैं। निश्चित रूप से हम इस नीति को भी लागू करने की घोषणा करते हैं ताकि हमारे यहाँ अधिकांश ऐसे बड़े परिवार, बड़े घराने। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये जो हमारा अभी जैसे कल अग्निकांड की घटना घटी है इलाहाबाद में, ये जो टेम्परेरी रूप से निर्माण करते हैं मेले और इस व्यवस्थाओं में, तो हमने इसमें संशोधन किया है। हमने कहा कि हरिद्वार की तर्ज पे उज्जैन का विकास करेंगे, क्योंकि भविष्य में जब भी मेले लगते हैं तो टेम्परेरी पैसा बहुत लगता है, लगाते हैं। तो उस पार्ट पे हम लगातार काम करते हैं। तो ये उज्जैन में भी पिछले 2016 में जब कुंभ मेला लगाया था तो 4,000 करोड़ का खर्चा हमको उस समय आया था। अब तो निश्चित रूप से 25-30 में जाने वाला। तो हमने कहा इसके बजाय परमानेंट रूप से अपने सभी साधु संतों को, सभी आचार्य महामंडलेश्वर को, सभी अखाड़ों को, संत को, प्रवचनकार को और आयुर्वेद में विश्वास करने वाले सभी संस्थानों को हम उज्जैन में भूमि उपलब्ध कराएंगे। इस आधार पर मुझे एक अच्छा प्रस्ताव मिला अभी हमारे महर्षि वेद विद्या प्रतिष्ठान की तरफ से। आपने कहा कि हमारे लिए विक्रमादित्य की न्याय परंपरा भी प्रसिद्ध है, और आपने एक प्रस्ताव दिया सरकार को। प्रस्ताव में आपने कहा कि विश्व का पहला है ना शायद, कहाँ है? नीदरलैंड्स में, लेकिन भारत में तो अभी नहीं है। तो क्या कहलाएगा वो? अंतर्राष्ट्रीय वैदिक न्यायालय। तो हम निश्चित रूप से आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। आपको उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक न्यायालय बनाने की ये घोषणा भी करते हैं।
और आपके संस्थान के माध्यम से जो सरकार के जरिए आप चाहेंगे वो सब कुछ देने के लिए रहेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम यहाँ अपने इस जगह बात कर रहे हैं, और ये वो राज्य है मध्य प्रदेश जिसने एलोपैथी को भी सारी विधाओं को पढ़ाने के लिए हिंदी को प्रोत्साहन दिया है। हमारे अगर इंजीनियरिंग के या मेडिकल के एलोपैथिक विधा से भी निकलने वाले बच्चे अगर राष्ट्रभाषा में पढ़ना चाहे तो हमने उस लिपि को भी स्वीकार किया। तो जब इस तरफ बढ़ रहे तो यूनानी की बात क्यों छूट रही है? यूनानी को भी हिंदी में पढ़ाया जाएगा हमारे प्रदेश के अंदर। चिकित्सा विधि से मतलब है, भाषा तो जो है वो है। अब हम तो जो भाषा जानते उसी में पढ़ेंगे। अब जो आती वही तो पढ़ना चाहिए और उसको अच्छी दक्षता से करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई प्रयोग के लिए ऐसे मंच का से बेहतर कोई उपयोग हो नहीं सकता है। थोड़ा विलंब सा है, इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन जहाँ आपका कार्यक्रम हो रहा है आपके सबके लिए भी बताना चाहूंगा, सरकार ने बहुत सारे प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में हमने काम किया है। उस काम के आधार पर हमारे अपने प्रदेश की कई पहचान भी, इस प्रदेश की पहचान हमारे लिए टाइगर प्रदेश के माध्यम से भी, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं पाए जाते बाघ तो वो हमारे देश में पाए जाते। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा बाघ कहीं पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जहां हम अपने इस जगह इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और बाघ की भी विशेषता ही बताना चाहूंगा, आप डरना मत। यहाँ जिस राजधानी में हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये एक तरह से बाघ का ही क्षेत्र है। कई सड़कों में दिन में मनुष्य घूमते हैं, रात को बाघ घूमते हैं हमारे इस भोपाल के आसपास भी। ये गौरवशाली पक्ष भी हमारे इस भोपाल से जुड़ा हुआ। और केवल बाघ नहीं, हमारे लिए तो तेंदुआ भी पूरे देश में और दुनिया में सबसे ज्यादा जहाँ मिलता वो राज्य हमारा अपना प्रदेश है। हमारे इसी प्रदेश में भेड़िए से लगा करके घड़ियाल तक वन्य जीवों के लिए सह अस्तित्व की भावना के आधार पर पूरे देश की दुनिया में आदर्श कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। हमने सुना है और जानते हैं लोग, विधान कैसे आता है कि नदियां मतलब हिमालय, नदियों से जल राशि मतलब हिमालय। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नदियों का अगर बड़ा सम्मान हिमालय से माँ गंगा, यमुना, सरस्वती को मिलता है तो उतना ही सम्मान मध्य प्रदेश के विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में भी है। उतनी जल राशि मध्य प्रदेश की यहाँ नदियों का मायका है। प्रदेश भर की बड़ी बड़ी नदियां देश भर में जहाँ हर किसी राज्य को गौरवान्वित करती है। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकल करके गुजरात तक जाती है। हमारी ताप्ती मध्य प्रदेश से निकल करके बैतूल के पास से गुजरात तक जाने के पहले महाराष्ट्र की यात्रा तय करती है। ऐसे चंबल राजस्थान से होती हुई उत्तर प्रदेश तक जाती है। उसी प्रकार से केन बेतवा पूरे उत्तर प्रदेश को करेगी। तो विश्व का पहला नदी जोड़ो दो राज्यों से स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पना को साकार करने वाला कोई राज्य बना है तो मध्य प्रदेश बना। मुझे इस बात का गर्व है और ये आपसे मैं इस बात को शेयर करना चाहूंगा। हमारे लिए कितना आश्चर्य की बात, एक नदी में बाढ़ आ रही, दूसरी नदी सूखी पड़ी और एक नदी को दूसरे से जोड़ दो, दोनों हरी भरी हो जाएगी, उसमें क्या गलत है। लेकिन पता नहीं क्या कारण होता, राज सत्ताओं के राज दलों के अंदर भी उनकी अपनी जो सोच रहती पता नहीं कहाँ रहती। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात का सपना देखा था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे मुख्यमंत्री काल में रहते इस सपने को साकार करने के लिए 1,75,000 करोड़ की धनराशि देकर के ये बड़ा अभियान पूरा करने का आशीर्वाद दिया। ऐसे कई सारी बातें और बता सकता हूँ, लेकिन आज तो आयुर्वेद का आनंद है, अगली बार के लिए भी बहुत कुछ रखना पड़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे इस सभागार और इस कैंपस का नाम ही खुशीलाल है। मुझे क्या मालूम कि आयुर्वेद और खुशीलाल एक ही होता है। हमारे पंडित खुशीलाल जी ने अपने माता पिता से जीवन धन्य करते हैं, उनको कितना सुंदर नाम मिला होगा। और खुशियां अगर किसी को कहीं मिलती है तो वाकई में और किसी से मिले न मिले, बल्कि मैं तो खुशी से भी आगे की बात करता हूँ। खुशी में भी थोड़ी कमजोरी रह जाती है, खुशी में दुख भी दिखता है। खुश और सुख और दुख कमोबेश एक जैसा है, लेकिन सुख और दुख से ऊपर बढ़ता है, उसको आनंद कहते हैं। और आनंद से हमारा मार्ग जुड़ता है आयुर्वेद का। मेरी अपनी ओर से सभी आनंद मार्गियों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।